ईरान नहीं झुका, अमेरिका झुका नहीं सका और 24 घंटे के बातचीत के बाद भी कुछ तय नहीं हुआ। तो फिर सवाल है, ये बातचीत थी या फिर टकराव का अगला कदम? इस्लामाबाद में दरवाजे बंद थे, बाहर दुनिया इंतजार कर रही थी, अंदर अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे थे। लेकिन जो हो रहा था वो सिर्फ बातचीत नहीं, वो एक तरह से ताकत की परीक्षा थी। कौन पहले झुकेगा, कौन अपनी शर्त मनवाएगा और कौन खाली हाथ लौट के जाएगा। जब दरवाजे खुले तो दोनों अपने देश लौट गए, लेकिन पीछे जो बचा वो एक अधूरी बातचीत नहीं बल्कि एक अधूरा टकराव था। और यही इस पूरी कहानी की असली खतरा है। अब इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। करीब 6 हफ्ते पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे इलाके की दिशा बदल दी। ईरान की सबसे ताकतवर नेता आयतुल्लाह खामनेई की हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी और शायद एक नई शुरुआत भी। उस समय हालात इतने खराब थे कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ईरान और अमेरिका इतना जल्दी बातचीत के टेबल पे बैठेंगे। लेकिन राजनीति में हालात बदलते देर नहीं लगती। तनाव बढ़ा, दबाव बढ़ा और अंत में दोनों देशों को बैठना पड़ा, क्योंकि अगर बात नहीं होती तो शायद गोली चलती। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये बातचीत बराबरी की नहीं थी। एक तरफ अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जिसके पास सैन्य ताकत है, आर्थिक ताकत है और वैश्विक दबाव बनाने की क्षमता भी है। दूसरी तरफ ईरान, जिसपे सालों से प्रतिबंध लगे हैं, जिसपे हमले हो चुके हैं, लेकिन जिसने झुकने से हमेशा इनकार किया है। तो सामान्य सोच क्या कहती है कि ईरान झुकेगा, लेकिन इस बार कहानी उल्टी दिखी। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वांस आए थे। उनके बयान से साफ था कि अमेरिका कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढ रहा था, वो अपने शर्त लेकर आया था। उन्होंने कहा, हमने अपनी रेड लाइन साफ कर दी, यानी वो सीमाएं जिनके अंदर ही समझौता संभव है। लेकिन समस्या ये थी कि ईरान उन सीमाओं के अंदर आना ही नहीं चाहता था। ईरान बातचीत करने आया था, झुकने नहीं। अब जरा इस स्थिति को समझिए, अगर एक पक्ष कहे ये मेरी शर्तें हैं, इन्हें मानो, और दूसरी कहे हम मानने नहीं आए हैं, तो बातचीत का अंजाम क्या होगा? वही हुआ जो होना था, कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ईरान ने सिर्फ इनकार नहीं किया, उसने अमेरिका के इरादों पे सवाल उठा दिए। ईरान के अधिकारियों ने साफ कहा, जो चीज अमेरिका युद्ध में हासिल नहीं कर पाया वो बातचीत में भी नहीं मिलेगा। ये एक सीधी चुनौती थी और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पोजीशन थी। अब जरा बातचीत को, माहौल को समझिए। ये कोई हल्की फुल्की कूटनीतिक मीटिंग नहीं थी। यहाँ हर एक शब्द नापा तौला था, हर लाइन के पीछे रणनीति थी। और इसी दौरान ईरान ने कई बड़ा आरोप भी लगाया। उसने कहा कि कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने उनके एनरिच यूरेनियम को चुराने की कोशिश की। इस कोशिश में अमेरिका को नुकसान हुआ, विमान और हेलीकॉप्टर खोने पड़े। अब अगर ये बात सही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका पहले ताकत से लेने गया और वहां जब असफल हुआ तो बातचीत के जरिए वो चीज मांगने आया। ईरान ने इसे साफ शब्दों में ठुकरा दिया और यही से बातचीत का माहौल और सख्त हो गया। अब एक और दिलचस्प तुलना सामने आई। ईरान ने कहा, अमेरिका स्टॉप वॉच लेकर आया था और हम कैलेंडर लेकर बैठे थे। इसका मतलब क्या है? अमेरिका जल्दी में था, वो जल्दी फैसला चाहता था, वो चाहता था कि दबाव बनाकर ईरान को झुका दिया जाए। लेकिन ईरान के पास समय था और जब किसी के पास समय होता है तो वो जल्दबाजी नहीं करता। यही इस बातचीत की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई थी, जल्दबाजी बनाम धैर्य का। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, ईरान पूरी तरह से बातचीत के खिलाफ नहीं था। उसने कुछ मुद्दों पे लचीलापन भी दिखाया, लेकिन समस्या ये थी कि अमेरिका की मांगे बहुत बड़ी थी और जब मांगे बड़ी होती है तो भरोसा छोटा हो जाता है। यही इस बातचीत की सबसे बड़ी कमी थी, भरोसे की कमी। दोनों देश एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे थे। अमेरिका को लग रहा था कि ईरान समय ले रहा है, ईरान को लग रहा था कि अमेरिका दबाव बना रहा है। और जब भरोसा नहीं होता है तो बातचीत सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह जाती है। अब अंत में क्या हुआ? दोनों पक्ष बाहर आए। अमेरिका ने कहा, हमने अपना बेस्ट और फाइनल ऑफर दिया। ईरान ने कहा, ये ऑफर एक तरफा है और बातचीत वही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दोनों देशों ने ये नहीं कहा कि बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, यानी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, बस अभी के लिए रुक गया है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे अहम बात है, क्योंकि जब बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है तो अगला कदम अक्सर जंग होता है। लेकिन यहाँ अभी भी एक छोटी सी जगह बची है जहाँ से बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या वो जगह बची रहेगी या जमीन पे बढ़ता तनाव उसे भी खत्म कर देगा? क्योंकि अगर अगली बातचीत से पहले कोई बड़ी घटना हो गई तो शायद फिर टेबल नहीं लगेगी, सीधे मैदान लगेगा। और उस दिन जो शुरू होगा वो सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं होगी, वो पूरी दुनिया की कहानी बन जाएगी। बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बातचीत क्यों फेल हुई, सवाल ये है कि किस बात पर फेल हुई। और जब आप उन मुद्दों को ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि ये सिर्फ बातचीत नहीं थी,
ये सीधा टकराव था। पहला मुद्दा हॉर्मुज का, छोटा नाम लेकिन असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता, जहाँ से रोजाना दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। भारत, चीन, यूरोप सबकी नजर इस रास्ते पे रहती है। अब अमेरिका की मांग क्या थी? अमेरिका चाहता था कि हॉर्मुज को तुरंत खोल दिया जाए ताकि तेल की सप्लाई सामान्य हो सके, मार्केट स्थिर रहे और दुनिया में यह संदेश जाए कि अमेरिका नियंत्रण में है। लेकिन ईरान ने साफ कहा, पहले समझौता फिर रास्ता। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, ईरान के लिए हॉर्मुज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है। अगर वह इसे बंद रखता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो क्या वो इसे इतनी आसानी से खोल देगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, और यही वजह है कि बातचीत यही अटक गई। अब दूसरा मुद्दा यूरेनियम, यही असली लड़ाई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम छोड़ दे, या तो उसे अमेरिका को दे दे या उसे पूरी तरह खत्म कर दे। अब सवाल उठता है, भाई क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जिससे परमाणु हथियार बन सकता है। लेकिन ईरान का कहना क्या है? ईरान कहता है, हमें शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार है, हम बिजली बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ये हमारा हक है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ईरान ने पूरी तरह इनकार नहीं किया, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, हम 60% एनरिच यूरेनियम को घटाकर 20% तक ले जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, परमाणु बम बनाने के लिए लगभग 90% एलिमेंट्स की जरूरत होती है, तो 20% पे आना एक बड़ा समझौता हो सकता है। लेकिन अमेरिका ने इसे भी नहीं माना। क्यों? क्योंकि अमेरिका सिर्फ कंट्रोल नहीं चाहता, वो पूरी तरह खत्म करना चाहता था। यही से भरोसे की आखिरी कड़ी भी टूट गई। अब तीसरा मुद्दा है पैसा। ईरान ने साफ कहा, हमारे 27 अरब डॉलर विदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस किया जाए। ये पैसा क्यों जरूरी है? क्योंकि युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसके बाद देश को दोबारा खड़ा करना है। लेकिन अमेरिका ने इस मांग को खारिज कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने युद्ध के नुकसान का मुआवजा भी मांगा, वो भी नहीं मिला। अब जरा तीनों मुद्दों को एक साथ रखकर देखिए। अमेरिका कह रहा है, रास्ता खोलो, यूरेनियम छोड़ो और बदले में कुछ खास नहीं मिलेगा। ईरान कह रहा है, पहले पैसा दो, हमारे अधिकार मानो, फिर बात होगी। तो ऐसे में समझौता कैसे होता? यही वजह है कि बातचीत सिर्फ औपचारिकता बन के रह गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे खतरनाक हिस्सा अब शुरू होता है। बातचीत चल रही थी और उसी दौरान एक खबर आती है, अमेरिका नौसेना के जहाज हॉर्मुज पार कर रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ सैन्य गतिविधि। इसका मतलब क्या? ईरान ने इसे सीधे सीधे सीज फायर का उल्लंघन माना और फिर जो हुआ वो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे तनावपूर्ण पल था। ईरान ने चेतावनी दी, 30 मिनट के अंदर जहाज वापस नहीं गए तो हमला होगा। अब ये कोई हल्की धमकी नहीं थी, ये सीधा अल्टीमेट था। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा, हमें ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली, लेकिन बाद में खबर आई कि कुछ जहाजों को वापस लौटना पड़ा। अब सच क्या है? किसने झूठ बोला, किसने सच कहा, ये साफ नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दोनों देश एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। अमेरिका देखना चाहता था ईरान कितना आगे जा सकता है, और ईरान दिखाना चाहता था वो सिर्फ बोलता नहीं, कभी भी कर सकता है। अब यहाँ एक और बात नोट करने लायक है। अमेरिका ने बयान में पर्शियन गल्फ की जगह अरेबियन गल्फ शब्द इस्तेमाल किया। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक राजनीतिक संकेत है, क्योंकि इस नाम को लेकर सालों से विवाद रहा है। तो सवाल उठता है, जब बातचीत चल रही थी तो इस तरह का उकसावा क्यों? क्या अमेरिका जानबूझकर माहौल बना रहा था, या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक संदेश था? इसी बीच अमेरिका ने यह भी कहा कि वह एक नया सुरक्षित समुद्री रास्ता बना रहा है। मतलब साफ है, अगर हॉर्मुज पे ईरान कंट्रोल रखता है तो अमेरिका उसका दूसरा विकल्प तैयार करना चाहता है। अब इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? भारत, चीन और दुनिया के बाकी देशों पर। क्योंकि अगर ये रास्ता कंट्रोल में आता है तो तेल सिर्फ व्यापार नहीं रहेगा, एक राजनीतिक हथियार बन जाएगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। अब यहाँ रुककर सोचिए, बातचीत फेल हो चुकी है, जमीन पे तनाव बढ़ रहा है, दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो अगला कदम क्या होगा? यही सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। क्योंकि जब बातचीत के दौरान ही जहाजों को लेकर टकराव हो सकता है, तो बातचीत खत्म होने के बाद क्या होगा? यही डर सबसे बड़ा है और यही इस कहानी को खतरनाक बनाता है। अब कहानी सिर्फ इस्लामाबाद की बातचीत तक सीमित नहीं रही। अब ये सवाल है कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसमें कौन कौन से देश खिंच सकते हैं, और यही से असली भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल इस पूरे मामले को सिर्फ एक डिप्लोमेसी नहीं मानता, उसके लिए ईरान एक सीधा सुरक्षा खतरा
है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि ईरान, लेबनान, गाजा और यमन जैसे नेटवर्क को एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मानते हैं और उनका कहना है कि इस पूरे नेटवर्क को कमजोर करना जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझिए, अगर अमेरिका बातचीत कर रहा है लेकिन इजराइल लगातार सख्त बयान दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पश्चिम खेमे के अंदर भी एक सामान्य सोच नहीं है। एक तरफ अमेरिका बातचीत की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल दबाव और सैन्य विकल्प की बात कर रहा है और यही चीज इस पूरे मामले को और जटिल बनाती है। अब आते हैं तुर्की पर। तुर्की ने इजराइल की नीतियों की कड़ी आलोचना की है, यहाँ तक कि कुछ बयानों में उसे कठोर और आक्रामक शक्ति तक कहा गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुस्लिम दुनिया भी एकजुट नहीं है, हर देश की अपनी रणनीति है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील खिलाड़ी पर, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस बातचीत में मीडिएटर की भूमिका निभाई और शुरुआत में इसे एक बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता मान लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बातचीत के दौरान खबर आई पाकिस्तान ने हजारों सैनिक और कुछ सैन्य संसाधन सऊदी अरब भेजे हैं। इसका मतलब क्या निकल गया? कुछ विश्लेषक कहते हैं कि ये सिर्फ रक्षा सहयोग है, लेकिन कुछ इसे एक बड़ा क्षेत्रीय तनाव की तैयारी मानते हैं। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान किसी बड़े संघर्ष में खिंच सकता है? तो जवाब है अभी नहीं, लेकिन दबाव बढ़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरब के साथ है और दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी है। तो अगर टकराव बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बेहद मुश्किल हो सकती है। अब आते हैं भारत पर और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? तेल, क्योंकि भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है और यहाँ सबसे संवेदनशील बिंदु आता है हॉर्मुज, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है, अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें सीधे बढ़ेगी और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। अब एक और बड़ा एंगल है, अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन जैसे देश भी ईरान पे दबाव बनाए। मतलब साफ है, अब ये सिर्फ अमेरिका ईरान का मुद्दा नहीं रह गया, ये एक मल्टीनेशनल प्रेशर गेम बन चुका है। अब जरा इस पूरा तस्वीर को जोड़कर देखिए, अमेरिका बातचीत भी कर रहा है, साथ ही सैन्य दबाव भी दिखा रहा है, इजराइल अलग लाइन ले रहा है, पाकिस्तान बीच में फंसा है और भारत चीन ऊर्जा पे निर्भर है। तो ये क्या बनता है? ये बनता है एक जियोपॉलिटिक्स चेज बोर्ड, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है। अब इसी दौरान एक और बड़ी खबर सामने आती है, संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से पुराने कर्ज की वसूल की बात की है। अब सवाल उठता है, इतने साल बाद अचानक ये कदम क्यों? कुछ इसे वित्तीय दबाव कहते हैं, कुछ इसे क्षेत्रीय राजनीति का संकेत मानते हैं, लेकिन इसका असर सीधा पाकिस्तान पे पड़ता है क्योंकि आर्थिक दबाव बढ़ने का मतलब है राजनीतिक फैसलों पे असर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या ये भी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है? ये सिर्फ अलग अलग घटनाओं का संयोग है? सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में संयोग बहुत कम होता है, हर कदम के पीछे एक संदेश होता है और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा संदेश यही है, दुनिया अब एक नए तनाव के दौर में प्रवेश कर रही है, जहां बातचीत और जंग के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। अब आखिरी बात, इस पूरे खेल में पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक रोल जरूर निभाया है, लेकिन क्या वो इसे लंबे समय तक संभाल पाएगा? तो सवाल अभी खुला हुआ है, क्योंकि अगर टकराव बढ़ता है तो किसी भी देश के लिए न्यूट्रल रहना आसान नहीं होता और यही इस कहानी का सबसे बड़ा खतरा है। पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखिए, इस्लामाबाद की वो बंद कमरे की बातचीत खत्म हो चुकी है, 21 घंटे से ज्यादा चर्चा चली, कई मुद्दे, कई वादे, कई आरोप और आखिर में नतीजा सिर्फ कोई समझौता नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्या ईरान और अमेरिका फिर से बातचीत करेंगे या फिर ये तनाव धीरे धीरे जंग की तरफ बढ़ेगा? अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इस तरह की बातचीत कभी पूरी जीत या पूरी हार में खत्म नहीं होती, ये हमेशा बीच में लटकी हुई स्थिति होती है और इस बार भी वही हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे को सुना भी और एक दूसरे को चुनौती भी दी। जरा पीछे जाकर पूरी तस्वीर को देखिए, अमेरिका चाहता था नियंत्रण, ईरान चाहता था सम्मान और अपनी शर्तों का स्वीकारता, और दोनों ही झुकने को तैयार नहीं थे, यानी टकराव का बीज पहले से मौजूद था। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? अगर आप सतह से देखेंगे तो लगेगा कि कोई भी नहीं जीता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीजें इतनी सीधी नहीं होती, कभी कभी बातचीत का फेल होना भी एक रणनीति का हिस्सा होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा ये है कि बातचीत के बाद भी भरोसा और कम हो गया है, और जब भरोसा खत्म होता है तो गलतफहमी की जगह तेजी से ले लेती है। जरा हॉर्मुज को याद कीजिए, वो सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, वो पूरी दुनिया का ऊर्जा नस है। अगर वहाँ तनाव बढ़ता है
तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी, एशिया की अर्थव्यवस्था हिलेगी और यूरोप पर भी दबाव पड़ेगा। अब भारत को समझिए, भारत जैसे देश के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, वह सीधा असर है। तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी पे दबाव आएगा और नीति निर्यात मुश्किल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जंग होगी? ईमानदारी से जवाब है, अभी तय नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के पास अभी भी विकल्प है। अमेरिका के पास सैन्य दबाव है, ईरान के पास रणनीतिक नियंत्रण है और दोनों के पास बातचीत का छोटा सा रास्ता अभी भी खुली है, लेकिन ये रास्ता बहुत पतला है। अब यहाँ एक और बड़ी सच्चाई समझिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जंग तब नहीं होती जब दोनों देश चाहे, जंग तब होती है जब गलतफहमी बढ़ जाती है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। अब इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने इस बार झुकने से इनकार कर दिया और अमेरिका ने भी दबाव छोड़ने का संकेत नहीं दिया, यानी दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं। अब आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं हैं। पहला, बातचीत फिर से शुरू हो। दूसरा, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़े। तीसरा, क्षेत्रीय टकराव किसी बड़े संघर्ष में बदल जाए। लेकिन अभी कौन सा होगा ये कोई नहीं जानता। अब आखिरी बात, इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि बातचीत, दबाव, तेल और रणनीति से भी लड़ा जाता है। और इस खेल में हर देश एक खिलाड़ी है, लेकिन जीत किसी की भी हो, नुकसान अक्सर आम लोगों का होता है और यही सबसे बड़ा सच है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े वैश्विक घटनाक्रम, युद्ध, राजनीतिक और कूटनीति की असली सच्चाई आपको आसान भाषा में मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे की पूरी सच्चाई समझाते हैं। कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से अगला कदम क्या होगा, बातचीत या फिर जंग। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जो समझना जरूरी है वो सब तक पहुँचना चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।